नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट फेस। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेस वाला भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। मॉडरेट का हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेस का। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने मॉडरेट फेस को देखा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेस। एक्सट्रीमिस्ट, इसको ये गरम दल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गरम दल बोलते हैं। गरम दल मतलब ये कुछ गरम गरम खाना लेके नहीं आते थे। इसका मतलब ये था कि ये क्या बोलते हैं, लड़ाई करने में, मतलब जो भी अपनी मांगे हैं उसको थोड़े पुरजोर तरीके से एग्रेसिवली उसको सामने रखते थे। ठीक है, और जो मॉडरेट्स थे उनको नरम दल बोलते थे। ठीक है, नरम दल, ये मैंने हिंदी में पढ़ा था कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। उसको नरम दल और गरम दल बोलते हैं। ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट को मतलब इनका जो आइडियोलॉजी था वो था कि हम लोग क्यों भीख मांगे, क्यों हम लोग किसी के सामने पिटीशन रखे, क्यों किसी के सामने प्रेयर करे कि हाँ भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। ये तो मेरा अधिकार है ना, तो मैं उससे अधिकार को छीन के भी तो ले सकता हूँ। मैं क्यों किसी से मांगने जाऊँ कि हाँ भाई मुझे ऐसा दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे रिप्रेजेंटेशन दे दो। आप मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, बेवजह का क्या बोलते हैं, शासन कर रहे हो, और जबकि ये आपको मतलब किसी भी तरीके से शोभा भी नहीं देता, और दूसरी चीज़ ये आपके लिए वैलिड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर कर रहे हो, तो ये मैं करने दे रहा हूँ। इसकी वजह से अब मुझे मेरी जो मेरे राइट्स हैं वो मुझे वापस चाहिए। आप प्लीज़ उसको चुपचाप दे के और अपना दूसरा रास्ता पकड़ के चलने निकलिए। ठीक है, दिस वॉज द आइडियोलॉजी, बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है बेसिक आइडियोलॉजीज, कौन कौन थे इसके अंदर, और क्या क्या चीज़ें इनसे इफेक्ट वगैरह क्या होगा, वो सब सब बारी बारी से देखते हैं। ओके, जस्ट लाइक मॉडरेट्स। ओके, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये कोई मतलब सडन इवेंट नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इट वाज नॉट ए सडन इवेंट, कि हाँ बस अचानक से सो के उठे आज से हम लोग आंदोलन करना स्टार्ट करेंगे ना ना। इट वॉज अ सिमरिंग डिसकंटेंट जो कि 1857 से चला ही आ रहा था। 1857 में हम लोग ने काफ़ी मतलब बैकवर्डनेस देखा था, और फिर हमारे मतलब हमारे हम लोग को बेवजह का हरा दिया गया। मतलब बेवजह का नहीं, हमारी जो छोटी छोटी कमियां थी, एक साथ एकजुट ना होना, एक मतलब पॉलिटिकल वॉइस ना होना, साथ ही साथ हम लोग ने जो आपस में क्या बोलते हैं, फूट डालो वाला चीज़ करके पहले से बैठे हुए थे, उसका सब फायदा उठाया ब्रिटिश लोग ने, और हम लोग को बुरी तरीके से हारा है। ठीक है, तो ये हार का जो बदला होता है ना, वो बहुत ही बुरा होता है। मतलब आप किसी से हार जाओगे तो आपको हमेशा ये रहेगा कि जब मौका पाऊंगा इसको नीचा दिखाऊंगा। ठीक है, तो दैट वाज द थिंग जो कि 1857 से इंडियन लोगों के माइंड के अंदर सिमर कर रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे सब लोग ये जान रहे थे कि भाई हम लोग जो ब्रिटिश लोगों के नीचे हैं, ब्रिटिश लोग हम लोग के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको वो तो हम लोग का मतलब हमारे आपस में ही लोगों के साथ नहीं करते, और ये बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोग को कोई भी अच्छे पदों पे नहीं लेके जाते, हम लोग को किसी भी तरीके से मोटिवेट नहीं करते, ज़्यादा पगार भी नहीं देते, पैसे वगैरह भी नहीं। हमारे काउंटर पार्ट जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट होंगे उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, हम लोग को कम पैसा दिया जाता है। हम लोग को सुअर, निग्गर, पता नहीं कौन कौन से डेरोगेटरी शब्द वगैरह यूज़ करके हम लोग को बुरी तरीके से डिफेम किया जाता है। चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी वर्ण के हो, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, और बहुत बुरी तरीके से हम लोग को ट्रीटमेंट दिया जाता है। और गालियाँ वगैरह देना तो मतलब एकदम कैजुअल सी बात थी इन लोग के लिए। तो ये हमारे लिए मतलब एक बुरी चीज़ पहले से लोगों को समझ में आ रही थी, और इसी की वजह से मतलब डिसकंटेंट पहले से ही, मतलब रोष जिसको कहा था, वो पहले से ही अंदर भरा चला आता और भर रहा था कि हाँ, और हम मतलब ये हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हम लोग को इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट जो आइडिया ऑफ द स्वधर्म और स्वराज का जो आइडिया था, जो शुरू शुरू में मतलब 1857 में एग्जैक्टली ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आने लगा कि भाई स्वधर्म और स्वराज जैसी जो चीज़ है, वही एक्चुअली में वो एक हिंदी में कोट होता है, पराधीन सपने सुख नाही। मतलब किसी के अधीन रह के आप सपने में भी सुखी नहीं रह सकते हो, ऐसा वो क्या बोलते हैं, ये कोट का मतलब है। तो ये सब चीज़ें लोग आपस में गाते थे, समझाते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे, बताते थे। 1857 की जो वीर गाथाएं थी वो सब सब बताते थे कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, किस तरीके से हमारे यहाँ पे मतलब विमेंस को भी नहीं छोड़ा गया, रानी लक्ष्मीबाई के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया गया, उनके उनके बच्चे को मतलब उनके वारिस को गद्दी पे नहीं बैठने दिया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे न्यूज़ वगैरह लोग आपस में बताते थे, समझाते थे, सिखाते थे, पढ़ाते थे, और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन भी हो रहा था। तो लोग उसके लिए मतलब बुरा फील करते थे कि यार हमारे राजा महाराजा लोगों के साथ ऐसा किया, हम लोग के साथ भी बुरा ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या बोलते हैं, किसी को भी बख्शते नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो,
सबको मतलब बुरी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, अपने आप को सबसे ज़्यादा समझते हैं, अच्छा समझते हैं। तो दिस वर ऑल सिमरिंग डिसकंटेंट जो कि हर एक कॉमन पब्लिक के अंदर था, ठीक है। दैट इज वाई ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से हम लोग इनसे बदला ले। तो एक मॉडरेट्स लोगों ने एक चैनल दिया कि हाँ भाई हम लोग शुरू शुरू में एक रास्ता दे रहे हैं आप लोगों को, इस रास्ते से आप लोग चलिए। लेकिन डिसकंटेंटमेंट कभी भी मॉडरेट्स लोग तो फुलफिल कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये अंदर गुस्सा है, मतलब एक गुस्से को क्या ठीक कर सकता है, गुस्से को कभी भी उसका एक्शन ठीक कर सकता है, तो वो एक्शन ही था आपका एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पीसफुल मेथड जो कि आपके मॉडरेट्स लोग यूज कर रहे थे, वो पूरी तरीके से समझ में आ रहा था कि ये किसी भी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। 1885 में आपका कांग्रेस का गठन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, और उसके बाद 1892 में जो आपका काउंसिल एक्ट आता है, उसमें आपको मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। नॉन नॉन हम लोगों ने अभी डिस्कस करके रखा हुआ है, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि नॉन इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है उन लोग को ज़्यादा भले हम लोग को बढ़ा दिया, मतलब काउंसिल के अंदर 16 to 60 भले कर दिया, लेकिन उसमें मेजोरिटी किसको रखा है, नॉन इलेक्टेड मेंबर्स का, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। तो ये क्या था, इसके वजह से इन लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, इन लोग सिर्फ और सिर्फ अपना दबदबा बना के रखना चाह रहे थे। हम लोग कितना भी कुछ भी कर ले, हम लोग कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग कभी भी उनके पद तक नहीं पहुंच सकते, उन लोग के काम में कभी अड़ंगा नहीं कर सकते। वो किसी ना किसी तरह लूप होल्स निकाल के आपका मतलब बुरा तो करके ही रखेंगे, अच्छा तो इन लोग करने की नहीं सोच सकते, ठीक है। दिस वाज ऑल, मतलब इन लोग के दिमाग में हमेशा प्रॉब्लम चल ही रहा था, इन लोग को बुरा लग ही रहा था, और यही सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे भर भर के उभर के निकल के आती है, और अल्टीमेटली ये आपका क्या बोलते हैं एक डिसकंटेंट पैदा हो जाता है, ठीक है, और यही रूप लेता है आपका एक्सट्रीमिज्म का। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इवेंट्स। कुछ ऐसे ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं जो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इंग्लिश लोग भारत में आए थे तो उन लोग बताते थे कि वी आर इनविंसिबल, वी आर मतलब हम लोग को भगवान ने भेजा है, वी हैव द बर्डन ऑफ वाइट मैंस बर्डन करके एक इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया, वाइट मैन बर्डन। ये आप लोग को देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा, और अब तो मतलब पढ़ के हंसी भी आएगी, लेकिन इसका जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि भगवान ने हम लोग को गोरा बनाया। गोरा इसलिए बनाया क्योंकि वो भगवान खुद गोरे हैं, और हम लोग को अपनी तरफ बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली भगवान नहीं बनाया। दैट इज वाई हम लोग गोरे हैं आप लोगों से। आप लोग से गोरे होने की वजह से हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि आप लोग को सिविलाइज करे। समझ में आ रहा है? हंसी आ रही होगी, बट ऐसा इन लोग ने कहा कि भाई हम लोग गोरे ज़्यादा है इसलिए क्योंकि भगवान ने अपनी तरह बनाने की हम लोग को कोशिश की। एंड दूसरी चीज़, आप लोग का जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है, वाइट मैन बर्डन, मतलब सफ़ेद आदमी का बर्डन है आप लोग, मतलब आप लोग जो हो, आप लोग को सिविलाइज करना हमारा दायित्व है। हम लोग को भगवान ने ये दायित्व दे के भेजा हुआ है कि आप लोग को सिविलाइज करना है, आप लोग को सिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है। ये हमारी, ये मतलब हम लोग को आपके भगवान ने हम लोग को भेज के दिया ये काम, ड्यूटी। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए कि इन लोगों को पता चल गया कि ये वाइट मैन बर्डन है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना सब ढीले है, सब किसी काम के हैं नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं इन्वेंसिबल वगैरह है, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स में कौन कौन से थे, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कहाँ कहाँ चले थे, आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, चाइना, बोर वॉर, ये सब जो हुआ, इन सब ने ये दिखा दिया कि भाई मतलब ये जो मतलब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के सामने आप डिफीट हो सकते हो, ब्रिटिश लोग इनविंसिबल नहीं है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, और कभी भी अगर यूनाइटेड फोर्स अगर एक साथ इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो इनके पास हारने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इन लोग को समझ में आने लगा, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का ये सब जो इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे, इन लोग को देख के इन लोग के दिमाग में आने लगा कि हाँ भाई ये तो भाई जो बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग अंग्रेज है, वाइट मैन बर्डन वगैरह, ये सब कुछ नहीं है, सब इनके सब ये सब काला करतूत इन लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, इटालियन आर्मी को इथोपियंस ने हरा दिया 1896 के अंदर, फिर उसका रशियन आर्मी को हरा दिया जापानीज लोगों ने 1905 के अंदर, और बहुत बड़ा हिस्सा उसका काम चक्रा पेनिनसुला था वो पूरा का पूरा अधिकार में ले लिया आपने, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि भाई यूरोपियंस जो बोलते हैं कि दे आर इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब अपराजय, इनको हराया नहीं जा सकता, अपराजित नहीं हो सकते, ऐसी जो चीज़ें हैं, इन लोग जो बड़ी बड़ी कहानियां बनाते हैं वो एक्चुअली सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोग को बुरी तरीके से हराया जा सकता है, बुरी तरीके से मतलब इनको रौंद सका जा सकता है, बहुत ही आसान है, ठीक है।
सिर्फ हम लोग को यूनाइट होना है और एक साथ एक्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन लोग के अंदर एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं यूनिटी आने लगा, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आने लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्ड होने लगा। साथ ही साथ इन लोग को ये लगने लगा कि भाई हम लोग भी अगर एकजुट हो जाए तो ये मुट्ठी भर जो ब्रिटिश लोग हैं इन लोग को तो कभी भी बाहर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है, फेंक देंगे, चले जाएंगे क्या बोलते हैं अपने घर। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट, इसमें लास्टली जो चिंगारी का काम करता है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने इन लोग को मतलब जब अनाउंस किया गया बाय द लॉर्ड कर्जन, तो ये हुआ कि भाई हम लोग विद्रोह करेंगे, हम लोग इसका अपोज करेंगे, ठीक है। अपोज इन लोग तो पॉलिटिकल रूप में कर ही रहते हैं, पर इन लोगों ने देखा कि जनता भी अपोज कर रही है, जनता को भी इसमें मतलब बुरा लग रहा है कि भाई बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा है, बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा है। तो इवन पब्लिक, कॉमन पब्लिक भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, उनके अंदर भी गुस्सा था, एंगर था, उन लोग भी चाह रहे थे कि भाई ये सब मतलब आप लोग ये पार्टीशन वगैरह करके दो, कॉमन पब्लिक को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब जो गुस्सा था तो वो तो अंग्रेजों के खिलाफ था ही था। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि बस वी हैव टू बैंक अपॉन दिस, जो एंगर है इसके ऊपर हम लोग को मतलब अच्छा यूज़ करना पड़ेगा और हम लोग इसका एक अच्छा यूज़ निकाल सकते हैं। क्या किया इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करते ही एक बहुत ही अच्छा एक एक्सट्रीमिज्म का जो एक्सट्रीमिस्ट जो लॉबी थी उनका एक मतलब क्या कह सकते हैं एक नेशनल इवेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक मॉडरेट्स लोगों ने कोई भी ऐसा नेशनल इवेंट स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने जो ये इवेंट स्टार्ट किया, इसके वजह से पूरे के पूरे देश के अंदर एक मस्त क्या बोलते हैं लहर दौड़ पड़ी कि भाई सब लोग को भगाना है अब अंग्रेजों को, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय के एक्सट्रीमिस्ट पीरियड के। तो इनको शॉर्ट में इन तीनों जन को जो ऊपर के देवता लोग हैं इन लोग को मतलब मैं देवता ही कहूँगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत 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 कंट्रीब्यूशन किया है, एक सोती हुई आवाम को जगाने का काम इन्होंने किया था। तो ये तीनों जन ने इनको कॉमनली कहा जाता है लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ भी है, ये देखिए, ठीक है। लाल बाल पाल इनको कहा था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनके साथ थे लास्ट में अरविंदो घोष, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हाँ, ये चारों बहुत ही ज़्यादा अपने अपने फील्ड में बहुत, ये तीनों जन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और इनके जो गाइडिंग स्पिरिट थे वो आपके अरविंदो घोष थे, ठीक है। अरविंदो घोष बहुत ही क्या बोलते हैं एक क्या कह सकते हैं उनका जो छवि था वो थोड़ा सा फिलोसफिकल था, ठीक है, जैसे बाबा लोग होते हैं वैसी उनकी छवि थी। इनफैक्ट इन्होंने अरबिंदो आश्रम भी एस्टेब्लिशमेंट किया था पौंडीचेरी में, आज भी वो वैसा का वैसा चल रहा है, यू कैन गो एंड विजिट द प्लेस, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, इन ये एक गाइडिंग स्पिरिट थे, इनके थॉट्स वगैरह बहुत आगे थे। इनफैक्ट ये आईसीएससी के भी मेंबर थे, ठीक है। आईसीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया था और मेडिकल में इनको छाड़ दिया गया था जानबूझ के, ये बोल के कि ये घोड़े को चला नहीं सकते, ठीक है, ये हॉर्स राइडिंग अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई ही वॉज रिमूव। ये तो मतलब वही है डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से, तो खैर इनके लेकिन नॉलेज तो इनके पास बहुत ज़्यादा था। तो दैट इज़ वाई क्या मतलब ये एक गाइडिंग स्पिरिट थे, इन तीनों को ये गाइड करते थे, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट लाला लाजपत राय, इनको लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है, इनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी। और सॉन्डर्स आप लोगों को पता होगा, तो साइमन कमीशन के खिलाफ जब ये लाहौर में प्रोसेशन निकाल रहे थे पंजाब में, तो क्या बोलते हैं उस दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया था और क्या बोलते हैं इनके छाती पे मतलब काफ़ी बुरी तरीके से आघात किया गया था, बुरी तरीके से डंडे डंडे मारे गए थे। और मतलब कोई भी मतलब ये रिस्पेक्ट या वो सब नहीं देख के कि हाँ बुजुर्ग आदमी हैं या बड़े लीडर हैं, ये सब कुछ सोच के नहीं, सिर्फ वो एक बेवकूफ़ आदमी के कहने की वजह से इंडियंस लोग नहीं मारा था, मतलब इंडियन ही हवलदार थे, लेकिन उनकी भी कोई दोष नहीं है क्योंकि दे वर एक्टिंग अपॉन समवंस एडवाइस, मतलब समवंस कमांड। तो वो जो कमांड देने वाला था सॉन्डर्स उनका नाम था, तो उनको बाद में भगत सिंह ने गोली मार दी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था, लेकिन एक बहुत बड़ा जो हमारा देश का लाल था लाला लाजपत राय, वो हम लोगों ने खो दिया था ड्यू टू दिस मतलब ये हीनियस एक्ट ऑफ मतलब ज़बरदस्ती मारना सामने वाले को बेवजह का, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने नेशनल स्कूल की स्थापना की थी लाहौर के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज, ठीक है, ये आज भी चल रहा है, ओके। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो इनको लोकमान्य तिलक कहा था। लोकमान्य तिलक मतलब लोक मतलब पब्लिक ने इन्हों मान्यता दी है एज ए तिलक, ठीक है।
नेक्स्ट है, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और ये फर्ग्यूसन कॉलेज के को फाउंडर भी रह चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का जो स्लोगन है, जो फेमस कोट है, जो फेमस स्लोगन है, वो इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट, इन्होंने केसरी जो कि हिंदी में छपती थी और मराठा जो कि इंग्लिश में छपता था, ये न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। केसरी ये हिंदी में नहीं मराठी में छपती थी, ठीक है। मुझे याद आ रहा है ये मराठी में छपती थी। आप लोग इसको एक बार काउंटर देख लीजिएगा, ये हिंदी में नहीं मराठी में छपती थी, ठीक है। मुझे अच्छे से याद आ रहा है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की थी 1916 के अंदर अलॉन्ग विद एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अलग से एक्चुअली स्टार्ट किया था, बट उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 के अंदर ही, ठीक है। जस्ट पहले ही इन्होंने स्थापना की थी, फिर उन्होंने स्थापना की थी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं बिपिन चंद्रपाल जी। इनको फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ द रेवोल्यूशनरी थॉट्स कहा जाता है इनको, बिपिन चंद्र पाल को। और बाल गंगाधर तिलक को का एक राइटर है वैलेंटीन सिरोल, ठीक है। वैलेंटीन सिरोल ने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का खिताब इन्हीं को दिया था, बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। मतलब जो भारत के अंदर जो क्या बोलते हैं अनरेस्ट मचा हुआ है, उपद्रव मचा हुआ है, उसके जो पिता हैं वो ये हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा था, इसके खिलाफ इनको केस भी लड़ना पड़ा था। खैर उसका मुझे आउटकम नहीं पता, ओके। नेक्स्ट, अरविंदो घोष, ये इन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम स्टार्ट किया था, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि ये गाइडिंग स्पिरिट थे, ओके। नेक्स्ट आते हैं आइडियोलॉजी और मेथड्स की बात करते हैं। कौन कौन सी आइडियोलॉजी वगैरह के ऊपर बिलीव करते थे और कैसे कैसे मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जस्ट लाइक मतलब अनलाइक मॉडरेट्स, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर किसी भी तरीके से बिलीव नहीं करते थे किसमें, गुडनेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जानते थे कि भाई ये जो ब्रिटिश रूल है ना, अंदर से पूरा खोखला है, कपटी है, ठीक है। इन लोग के ऊपर हम लोग जो विश्वास करते हैं कि हाँ आओ हम लोग आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, आप हमको धीरे धीरे करके पावर डिवॉल्व करते रहना, हम लोग उसको उस पावर का उपयोग करेंगे या अच्छे से रहेंगे, खाते पीते पड़े रहेंगे, ऐसी जो चीज़ें इन लोग सोचते थे, ये इन लोग को पक्का पता था, मतलब ब्रिटिश एक्सट्रीमिस्ट लीडर को पक्का पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ये पहले से मतलब बॉन्डेड्स लोग की तरह थोड़ा भी ये नहीं सोचते कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स की तरफ जाएंगे, हम लोग अच्छे अच्छे धीरे धीरे इनसे पहले प्रेयर करेंगे, फिर पिटिशन डालेंगे, फिर ये सब वो सब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग को बस चाहिए तो मतलब चाहिए, ये मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए तो चाहिए, बस ये वाला हिसाब रहता है, ठीक है। दैट इज वाई ये क्या बोलता है, इन लोग का मतलब एक वोकल जो होने का और साथ ही साथ जो इनकी रीच थी वो भी कॉमन पीपल में काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि कॉमन पीपल वही बात सुनती थी ना कि हम अत्याचार देख रहे हैं, वो कॉमन पीपल देख रहा है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है ब्रिटिश लोग के थ्रू, ठीक है। अब मॉडरेट्स आएंगे, हाँ हम इसके खिलाफ उनको पिटीशन लिखेंगे, प्रेयर लिखेंगे, तो इससे तो ये कॉमन पब्लिक तो खुश होने वाली नहीं है। उनको क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई सामने वाला जब बोलेगा कि हाँ भाई उसका मुंह तोड़ दूंगा, या मतलब मारने पीटने पे नहीं इतना विश्वास करते थे इन लोग, मतलब हम लोग आंदोलन करेंगे, इन लोग को अपने घुटनों पे ला देंगे। जब ऐसे वोकल एकदम हार्ड शब्दों में बात की जाएगी, तभी तो यह जो कॉमन पर्सन है उसको समझ में आएगा, हाँ भाई ये सही बोल रहा है, इसी को हम लोग को यही हमारे मन की बात बोल रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई इन लोग के ऊपर लोग विश्वास भी बहुत ज्यादा करते थे। नेक्स्ट, इन्होंने समझ लिया था कि चीफ मोड मतलब मोटिव ऑफ द ब्रिटिश लोग का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन इज द चीफ मोटिव ऑफ द ब्रिटिश, ये इन लोगों ने पहले से समझ लिया था। दैट इज वाई थोड़ा भी सिंपैथेटिक व्यू इन लोग के लिए इन लोग के लिए लेके ही नहीं आते थे कि भाई इन लोग के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, ये सब नहीं। इन लोग जानते थे कि भाई जो ये आपके ब्रिटिश लोग हैं, ये थोड़ा भी सिंपैथेटिक नहीं होने वाले हमारे इंडियन कॉज के लिए, हमारे लिए कुछ भी अच्छा चीज़ें इन लोग सोच ही नहीं सकते। और ना ही इनके मन की चीज़ है कि भाई हम लोग क्या बोलते हैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दे, कुछ अच्छा कर दे, ऐसा कुछ भी इन लोग के मन में नहीं है। ये पहले से इन लोग अच्छी तरीके से इन लोग के दिमाग में पहले से ही फिक्स था, ओके। दैट इज़ वाई इन लोग जानते थे कि भाई इन लोग को बार बार हम लोग जाके बस प्रेयर करेंगे, फिर पिटिशन देंगे, ऐसे भीख मांगेंगे, ये सब नहीं काम करने वाला। सीधा इनके खिलाफ एजिटेट करना है हम लोग को। अगर इनके खिलाफ एजिटेट करेंगे तभी ये कुछ समझ में आएगा इन लोग को, नहीं तो ऐसे इन लोग को मतलब वो कहते हैं ना लातों के भूत है, इन लोग को समझ में नहीं आने वाला है ये सब चीज़ें। इन लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाला, ठीक है, इस तरीके से। बट इसका मतलब ये नहीं था कि इन लोग क्या बोलते हैं वायलेंस को फेवर करते हो, या फिर मतलब
जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे उसको फेवर करते थे, जैसे बॉम्ब से उड़ा देना या गोली मार देना, ये सब जो चीज़ें थी वो सब फेवर नहीं करते थे। इन लोग का ये था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड है वो मतलब वो नहीं चलने वाला, मतलब आप प्रेयर पिटीशन भीख मांगने वाले करने वाले तो वो नहीं चलने वाला। और साथ ही साथ अगर आप इनके खिलाफ पॉलिटिकल मर्डर्स वगैरह या असैसिनेशन वगैरह जो करने वाले हो, बॉम्ब फोड़ने वाले हो, ये सब चीज़ें भी नहीं चलने वाली। इसके बजाय आप लोग क्या बोलते हैं, एक पैसिव रेजिस्टेंस जिसको कहा जाता है, जिसको बाद में गांधी जी बहुत बड़ा एक इवेंट बना देते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस। उसके लिए इन लोग वोकल थे कि भाई पैसिव रेजिस्टेंस हम लोग को करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये उस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को मतलब बुरा भला कहते थे। एक्चुअली वो उसके लिए सिंपैथेटिक व्यू भी लेते रखते थे। और अगर इन केस रेवोल्यूशनरीज वगैरह पकड़े भी जाते थे तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ही थे जो उनको बचाने के लिए भी जाते थे, उनके लिए केस वगैरह लड़ना वगैरह का काम भी ये करते थे। ओके, नेक्स्ट। इनका जो प्रोग्राम था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का जो प्रोग्राम था, मतलब प्रोग्राम मतलब क्या इनका वर्किंग कैसे प्रोसीजर था, तो वो उसमें क्या क्या था। पहला फर्स्ट है बॉयकॉट और स्वदेशी। ये तो इनका मतलब प्रोमिनेंट था कि भाई पुराने बोला हूँ, जो फॉरेन गुड्स है उनको बॉयकॉट करो, और जो हमारे गुड्स है मतलब स्वदेशी जो नेशनल गुड्स है उनका हमको यूज करना है, उनका हम लोगों को खरीदारी करना है। ठीक है, तो बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ द स्वदेशी गुड्स, ये आज भी हम लोग चाहते हैं। वोकल फॉर द लोकल हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इसका कॉल दिया कि वोकल फॉर द लोकल। इट इज़ क्वाइट मतलब वैलिड भी है, मैं इसको सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ। बिकॉज the more you support your own industries they will grow, and there may be a chance कि वो outgrow कर दे बाकी सारे कंट्रीज को। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि भारत की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, इस ये आपको क्या लगता है आज इतनी स्ट्रांग कैसे है? दुनिया भर के कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिसके अंदर इंडियन लोग का हाथ ना लगाओ। ठीक है, ऐसे ये रातों रात तो हो नहीं गया। इंडियंस जो थे उन लोग इंडियन सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाय करने लगे, धीरे 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 आज इतना ज़्यादा हो चुका है कि वी आर द पावर इन दिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। पूरा का पूरा आईटी सेक्टर तो हम ही लोग राज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं कि भाई अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं निकालते तो हम लोग क्यों खरीदे। ठीक है, तो भाई प्रोडक्ट्स धीरे धीरे अच्छे होते हैं ना, उसके अंदर रिसर्च करने के लिए पैसे लगते हैं, तो जो पैसे लगते हैं वो ऐसे अचानक से आ नहीं जाएंगे। उसके लिए हम लोग को बाहर से मतलब या तो हेल्प मिले या तो फिर हमारे लोग ही हम लोग को हेल्प करें। तो हमारे लोग हेल्प कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मैंने बताया ना भाई, हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस करने वाले हैं। नॉन कॉपरेशन मतलब हम लोग क्या करेंगे भाई, ब्यूरोक्रेसी से बोलेंगे कि भाई हम लोग आपका कोई भी आप जो हमसे चाह रहे हो वो हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, आपने हम लोग को बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते, तो हम लोग वो आंदोलन करने ही वाले हैं, आपको जो करना है वो कर लो। ठीक है, तो दिस वॉज लाइक नॉन कॉपरेशन। हम आपके काम के अंदर दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आप जो दखलंदाजी कर रहे हो उसको भी हम लोग मानने वाले नहीं है। ठीक है, दैट इज द whole idea behind the non cooperation. Next, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये बहुत ही प्रोमिनेंट था। क्यों? इन लोग ने ये देखा कि भाई जो जब से अंग्रेज लोग आए हैं इन लोग ने इंग्लिश एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट करके रखा है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करके रखा है कि नाउ एवरी वन, इवन द मतलब मिडिल क्लास जो है वो भी चाहता है कि भाई उसका जो बच्चा हो वो पढ़े तो कहाँ पढ़े, अंग्रेजी स्कूल में भी जाके पढ़े, इंग्लिश स्कूल में जाके पढ़े। भले मतलब उसको अपना घर द्वार अपने आप को भी बेचना पड़ जाए, लेकिन वो पढ़े कहाँ पे, इंग्लिश स्कूल में जाके पढ़े। दिस वॉज ऑल मतलब इसके वजह से इन लोग को लगता था कि भाई इससे क्या हो रहा है कि इन लोग अपने मानसिक गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। बिकॉज इट इज सेड, इट हैज बीन फेमसली कोटेड बाय वेरियस स्कॉलर्स कि अगर आपको किसी भी जनरेशन को मतलब एक सिविलाइजेशन को अगर कोलैप्स करना है तो उसके मतलब या चेंज करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लीजिए। ठीक है, तो वही था कि इंग्लिश एजुकेशन पूरी तरीके से हाईजैक करके बैठा था हमारे सिस्टम को, और काफ़ी समय तक तो अभी भी हाईजैक ही है। तो इसकी वजह से क्या होता था कि लोग अपनी अपनी जो नई सोच थी अपने देश के लिए कम सोचते थे, वो बाहर के लिए ज़्यादा सोचते थे। आज भी जैसे होता है कि भाई अमेरिका में ये है, अमेरिका में वो है, तुम गए थे क्या, तुमको देखा भी नहीं होगा लेकिन बोलेंगे हाँ अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में वैसा होता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ वो मूवीज़ टीवीज़ वगैरह में देख के इन लोग के दिमाग में आता है। ठीक है, ये भी याद रखिए अमेरिका में इतने ज़्यादा रेप केसेस होता है कि आप मतलब यहाँ पे तो मतलब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, दो इट इज़ अ वेरी ओपन सोसाइटी फिर भी वहाँ पे रेप केसेस बहुत ही हाइपर है। ओके, नेक्स्ट, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल माय फैक्ट्स एंड जो भी मैं पढ़ता था वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, मैं ये सब आपके डेली न्यूज़ एनालिसिस में रेगुलर बेसिस पे शेयर करता था, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, जस्ट इन केस आपको कुछ आया तो प्लीज़ देखिए। ओके,
पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस वही है कि भाई आप जो ब्रिटिश रूल है उसके साथ आप कोऑपरेट नहीं करने वाले, वो जो आपसे करने के लिए बोल रहे हैं वो आप नहीं करने वाले। अगर आपका कॉन्साइंस कहता है, मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं कि हाँ भाई आप ऐसे बोलो तो हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, ऐसा नहीं है। जो आपका कॉन्साइंस कहता है वही आप करिए, ठीक है। अगर आपके ऊपर जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा है किसी चीज़ के लेके जिसका कोई वैल्यू नहीं, जैसे सॉल्ट टैक्स था, ठीक है, सॉल्ट टैक्स, नमक टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो ये टैक्स जो कोस्टल रीजन के लोग हैं वो तो खुद ही नमक बना ही रहे, तो उन लोग के ऊपर क्यों टैक्स लगाया जा रहा है? उन लोग ही क्यों इसको पे करने वाले? वो तो अपने घर पे नमक बना रहे हैं, नमक का उपयोग वो घर पे कर सकते, तो टैक्स क्यों पे करे? अगर आपका कॉन्साइंस कहता है कि ये गलत कर रहा है तो डोंट पे द टैक्स, ठीक है। ये दिस वाज द थिंग, ठीक है। ऐसा ना कि बेवजह का मतलब खड़े होकर नहीं दूंगा, जो क्या करना है वो कर ले, इस तरीके से नहीं, ओके। नेक्स्ट, पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था क्योंकि इसी से हम लोग ने पब्लिक लोगों में अरोजमेंट पैदा किया कि भाई एक्चुअली में आप लोग के अंदर जो मतलब सोई हुई आत्मा है उसको सुलाया गया है ज़बरदस्ती, उसको आप लोग जगाइए, वो आप लोग को समझिए कि आप लोग क्या बोलते हैं, क्या हो, देश आपका क्या है, इंग्लिश लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या हितकारक है और क्या आपके मतलब लोग नुकसान की चीज़ है, इन सबको आप लोग समझने की कोशिश करें। कैसे पता चलेगा? पब्लिक मीटिंग से, प्रोसेशंस वगैरह निकालने, प्ले कार्ड्स वगैरह, मास मोबिलाइजेशन वगैरह करेंगे तो इससे लोगों को समझ में आने लगेगा कि भाई एक्चुअली में ये हमारे मन की बात बोल रहे हैं, ब्रिटिश लोग हमारे मन की बात नहीं बोल रहे, ओके। नेक्स्ट, स्वदेशी स्पिरिट को जगाना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भाई इसी की वजह से इन लोग ने काफ़ी सारे मतलब उस समय प्रोडक्ट्स वगैरह, इनफैक्ट आप लोग बताओ कि आपके आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उस समय चलाए गए थे, ठीक है। जैसे मैच बॉक्स वगैरह है और क्या बोलते हैं सोप वगैरह बहुत सारे हैं उसी समय के चलाए गए। आपके बहुत सारे ऐसे कंपनीज उस समय एस्टैब्लिश हुए थे वो आज भी चली जा रही, जैसे फ्यू ऑफ देम आज टाटा स्टील जो है आपका उसी समय एस्टैब्लिश किया गया था, वो सब आज तक चली आ रही है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल की मतलब स्वदेशी स्पिरिट को आप जगाइए, अपने अपने ही लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, ना कि बाहरी प्रोडक्ट्स, ओके। नेक्स्ट, लास्ट सेक्शन में आते हैं, ये है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट के आने के बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट के आने का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ला, फंडामेंटल चेंज इन द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म के अंदर फंडामेंटल चेंज लेके आया। क्यों? क्योंकि इन लोग ने ये बताया कि भाई आप मॉडरेट्स लोग जो कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छा तरीका बता रहे हो, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर करिए ऐसे ऐसे, लेकिन जो सामने वाला बहिर मतलब जो कान बंद करके बैठा हुआ है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए बैठा हुआ है, उसको आप कब तक पिटिशन वगैरह देने वाले हो, कब तक उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले हो? वो कहते हैं बहस के आगे बीन बजाओ। तो वही वाला हाल करके आप लोग बैठे हो कि आप लोग पिटिशन 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 ठोके जा रहे हो और सामने वाला जो देखता है पिटिशन को लेता है फाड़ के फेंक देता है। तो आप तो उनसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो लेकिन वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो सब आपका उल्टा सीधा चीजें कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, नेशनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसको इमोशनली चार्ज करने के लिए रिलीजियस ट्रेडिशंस का उपयोग किया गया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, उसका उपयोग किया गया। बहुत सारे ऐसे ऐसी कहानियाँ थी जो कि बताने लगी कि भाई लोग कैसे थे, हमारे यहाँ पे क्या क्या सिविलाइजेशन में अच्छा था क्या बुरा था। वो सब चीज़ें बताते बताते लोगों के अंदर एक रिलीजियस भावना के साथ साथ नेशनलिज्म की भावना बढ़ाने की स्टार्ट किया गया। जैसे बताना स्टार्ट किया गया कि भाई सॉरी, शिवाजी महाराज ने किस तरीके से अपना खुद का एम्पायर एस्टेब्लिश किया, इतने बड़े एम्पायर को डिफीट करके। ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के नामों से बताया गया कि भाई उन्होंने कितने ही राक्षसों का संहार कर दिया, किस तरीके से उन लोग को किल करके उन्होंने वापस से शांति की एस्टेब्लिशमेंट की। तो इस तरीके से लोगों को एक भावना ये जागने लगी कि भाई हम लोग हमारे साथ जो हो रहा है वो ये सब राक्षस ही हैं, हमारे साथ जो गलत गलत काम कर रहे हैं, हम लोग को भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, extremism emphasize the mobilization of people against the foreign rule by launching political movement। इन लोग का एम्फोसिस किस पे था? पॉलिटिकल मूवमेंट्स के ऊपर कि आप जो मॉडरेट्स लोग कर रहे हो, आप लोग सिर्फ मुट्ठी भर लोग जाके पिटीशन दे के चले आते हो, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप मास मोबिलाइजेशन करो, मतलब जो पीपल है जो एक्चुअली जो फेस कर रहा है उनको अगर आप लेके चलोगे तो ये आपका जो आप पिटीशन भी देने जाओगे ना तो उसकी भी वेटेज बढ़ जाएगी कि हाँ पहले 10 लोग आए थे, अब पता चला 10,000 लोग चले आ रहे हैं, ठीक है। तो और आप कुछ भी करने जाओ तो उसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। उसका मास मूवमेंट अगर कन्वर्जन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर और ज़्यादा बिल्टअप हो जाएगा। जैसे कि आज आपके यहाँ पे जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, ठीक है।
तो इसको बार बार कहा गया कि ये जन आंदोलन की तरह बना दिया गया, ठीक है, जन आंदोलन। ये हम लोग ने यूपीएससी के मेंस वगैरह में बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है, तो ये सब शब्द वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉलिटिकल मास मूवमेंट, ठीक है, ये सब शब्द वगैरह यूज करना चाहिए। तो स्वच्छ भारत अभियान इतना ज्यादा हम लोगों ने किया कि भाई हमारे यहाँ पे इतने करोड़ों की संख्या में टॉयलेट्स बने हैं, करोड़ों की संख्या में, विद इन स्पैन ऑफ 5 years करोड़ों की संख्या में टॉयलेट्स बनाए गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कितने जो ओपन डेफिकेशन के केसेस थे वो सब कितने कम हो गए, इनफैक्ट डायरिया वगैरह के केसेस कितने ज़्यादा कम हुए। आप लोग नेट पे जाके फैक्ट शीट चेक कर लीजिएगा। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट वगैरह नहीं करता, लेकिन आप लोग जाके आप लोग देखिएगा कि एक्चुअली में डायरिया के केसेस कितने ज़्यादा रिड्यूस हुए, मतलब 70 to 80% तक का रिडक्शन हुआ है किसी किसी एरिया में। तो इट इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। डायरिया जैसे केसेस के मतलब बीमारियों की वजह से, जो कि मतलब एकदम से टालने वाली बीमारी है, उसकी वजह से कितनी मौतें होती थी बच्चों की, उन सबको टाला गया है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। तो जन आंदोलन जब बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा। एक्चुअली हर एक इंसान उसके लिए चार्ज हो जाएगा कि हाँ भाई गंदगी मत फैलाओ। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। आप लोग को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा दिमाग में जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो गलत काम करने से बच जाएगा। नेक्स्ट, अगर if a nation was not ready for to undertake political movement, then it was duty of the leaders to prepare the people for it। ये इन लोग का थॉट था कि भाई अगर आप लोग, आपका नेशन जो है, आपकी जो देश है वो तैयार नहीं है पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए या मास मूवमेंट के लिए, पब्लिक मूवमेंट के लिए अगर तैयार नहीं हो रहे, तो जो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी बना के बड़े बड़े वहाँ पे पेट फुला के घूम रहे हैं, ठीक है, उस समय तो पेट फुला के नहीं घूमते थे, आज से घूमते हैं, तो वो जो आपके लीडर्स हैं वो आपके, उनका एक्चुअली दायित्व है कि इन पब्लिक लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स बताओ, उनको जगाओ, सिखाओ, बताओ कि भाई ये जो आप फेस कर रहे हो किसकी वजह से फेस कर रहे हो, कौन इसका कल्प्रिट है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये सब बताने का काम किसका है? लीडर्स का काम है, ठीक है। तो इसके वजह से इनफैक्ट इस चीज को मतलब इस काम के लिए, मतलब पीपल्स को अरोज करने के लिए ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। किसी भी तरीके का इम्प्रिजनमेंट, डिपोर्टेशन, किसी भी तरीके का फिजिकल सफरिंग वगैरह भी, मारना पीटना, इनके नाखून वगैरह तक नोच निकाल दिए जाते थे, वो सब चीज़ें भी की जाती थी, वो सब भी टॉर्चर इन लोग सहते थे जस्ट टू अरोज द पीपल। तो दे डिड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट, इन्होंने कॉमन पीपल को क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड, जैसे कि रिलीजियस मेथड्स वगैरह भी उपयोग करने की कोशिश की, लाइक गणपति फेस्टिवल, काली फेस्टिवल, ये आपके शिवाजी महाराज का फेस्टिवल्स, ये सब इन लोग मनाना स्टार्ट किए। क्यों? सो दैट लोगों के अंदर एक कॉमन पीपल की भावना है, इन लोग को एक कॉमनलिटी, मतलब एक 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 ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, आपके जो हित है वो अलग अलग नहीं है, आप अलग अलग नहीं रह सकते, आप एक इंडियन हो। आप एक व्यक्ति को अगर कोई टॉर्चर कर रहा है तो बाद में उसके बाद आप ही की बारी आने वाली है, तो बेटर है कि आप लोग कंबाइन हो जाओ और उस टॉर्चर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाओ, ठीक है। तो दिस इज हाउ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स चार्ज द एनवायरमेंट ऑफ उस समय का जो भी आपका कॉमन पब्लिक थी, उन लोगों को चार्ज करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से आप लोग समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम में, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।